मित्रों नमस्कार। मैं हूं राजनारायण बोहरे और हम लोग बातचीत कर रहे हैं 90 दशक की हिंदी कहानियों पर, बल्कि कथाओं पर जिसमें उपन्यास भी शामिल हैं। आज हम बात करेंगे विभूति नारायण राय के उपन्यास किस्सा लोकतंत्र पर। लोकतंत्र का कच्चा चिट्ठा बताती एक उम्दा कहानी, किस्सा लोकतंत्र। हिंदी उपन्यास का वर्तमान काल उपन्यास के पुनरोद्भव का काल कहा जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में ही हिंदी में अनेक संभावनाशील लेखकों की रचनाएं सामने आई हैं। इन लेखकों ने अपना सर्वश्रेष्ठ सृजन यानी बेस्ट उपन्यास के रूप में पाठकों को सौंपा है और ऐसे लेखकों में गोविंद मिश्र, उदय प्रकाश, स्वयं प्रकाश, विभूति नारायण राय, मैत्रेयी पुष्पा, वीरेंद्र जैन, गिरिराज किशोर, भगवान सिंह, पुन्नी सिंह, गीताश्री, जयनंदन एवं सुरेंद्र वर्मा के नाम प्रमुखता से लिए जा सकते हैं। इन लेखकों के पिछले दिनों छपे उपन्यासों के अगर हम नाम याद करें तो प्रमुख नाम हैं मुझे चांद चाहिए, ढाई घर, पाही घर, डूब, अपने अपने राम, शहर में कर्फ्यू, इधर नमम, पाथर घाटी का शोर तथा माई। विभूति नारायण राय का नाम उनके सूक्ष्म प्रामाणिक विवेचन और जीवंत लेखन के लिए जाना जाता है। उनका पिछला उपन्यास शहर में कर्फ्यू बड़ा प्रभावशाली, रोचक, शानदार, प्रामाणिक और चर्चित उपन्यास था। इसको लिखने में विभूति जी ने अपने सुदीर्घ अनुभव, दूरदृष्टि, विशाल विजन, बड़े परिश्रम और समझदारी को एक औजार के रूप में प्रयोग किया था। वहीं उनकी कमाल की कलम उस गाथा को एक शास्त्रीय ग्रंथ के रूप में सृजित करने में जुटी तो वह एक शानदार उपन्यास के रूप में हिंदी पाठकों के सामने आया था। वर्तमान युग की गंदी राजनीतिक सच्चाइयों को एक बार फिर हिंदी पाठकों के समक्ष लाने का प्रयास उन्होंने अपने नए उपन्यास किस्सा लोकतंत्र में किया है। इस उपन्यास की कथा में एक छिछोरे अपराधी के जीवन की साधारण से असाधारण हो जाने की कहानी, अर्थात अपराधी से राजनीतिक बन जाने तक के विकास की कहानी समाहित है। कहानी का चरम बिंदु नायक का नेता के रूप में मान्यता पा जाने का क्षण है। उपन्यास की कथा की शुरुआत में पीपी और प्रेमपाल यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। यह कॉन्फ्रेंस पीपी ने खुद के राजनीति में प्रवेश करने की घोषणा और चुनाव लड़ने का फैसला लिए जाने के प्रकरण को आम जनता को बताने के लिए बुलाई गई है। यह कुछ असाधारण किस्म की ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें अजीब से सवाल और अजीब से जवाब दिए जाते हैं। अंत में कॉन्फ्रेंस जब समाप्त होती है तो पीपी और प्रेमपाल यादव का दो पत्रकारों से झगड़ा हो चुका होता है। प्रेमपाल यानी बाहुबली व्यक्ति किसी पत्रकार से नाराज हो जाए तो क्या असर होगा, वही असर होता है कि वे दोनों पत्रकार बच बचा कर किसी तरह वहां से खिसक जाते हैं। यहां से उपन्यास आकार पाने लगता है। बचपन में यमुना के खादर में अवैध शराब चुआने बेचने के धंधे में जीवन शुरू करने वाले पीपी का यहां से लेकर राजनीतिज्ञों को आपराधिक संरक्षण देने तक का उपन्यास में आया विस्तृत और रोचक इतिहास उसे एक नेता बनने के लिए उम्दा पृष्ठभूमि प्रदान करता है। यानी एक नेता में, आधुनिक नेता में जो गुण व उसके चरित्र का जो इतिहास चाहिए होता है वह पीपी में मौजूद है। सारा मटेरियल है उसके पास। उपन्यास की कथा प्रवाह के चलते बहुत कुछ घटता है। अंत में पाठक पाता है कि जब तब तक पीपी और प्रेमपाल यादव नेता का बाना धारण कर चुका है। वह खुद चुनाव लड़ने का निर्णय लेकर एकाधिक पार्टियों से टिकट मांगता है। बात चलती है और अंततः एक पार्टी का टिकट पा भी जाता है। नामांकन फॉर्म भरने के लिए जा रहा जुलूस उपन्यास का अंतिम हिस्सा है, जिसमें उसे पत्रकार बागी का विरोध सहना पड़ता है।
यहीं उपन्यास का अंत हो जाता है। कथा के अंत में पत्रकार द्वारा संघर्ष जारी रखने की घोषणा की जाती है। ऐसी घोषणा के द्वारा विभूति जी ने वर्तमान के ऐसे अपराधी राजनीतिज्ञों पर नियंत्रण रख पाने में समर्थ मात्र चौथे खंभे प्रेस की अप्रत्यक्ष मौजूदगी को ही भविष्य की संभावना की ओर संकेत किया है और जनसामान्य को पत्रकारिता के अजेय व ताकतवर होने का सशक्त संकेत दिया है। इस उपन्यास ने एक बार फिर भारतीय प्रजातंत्र और उसकी खामियों तथा जनप्रतिनिधियों के बारे में बुद्धिजीवियों को सोचने हेतु बहुत से प्रश्न उछाले हैं। दरअसल यह कहानी वर्तमान भारतीय राजनीति के एक बड़े हिस्से का, बल्कि कुछ प्रांतों की सत्तारूढ़ पार्टियों का कच्चा चिट्ठा है। यानी कि यह कहानी भारतीय लोकतंत्र के विकृत चेहरे को बेनकाब करती हुई अपने नाम किस्सा लोकतंत्र को सार्थकता प्रदान करती है। उपन्यास के लिए आवश्यक तत्व है मुख्य कथा की सहायता करने वाली गौड़ कथाएं। इस उपन्यास का अगर हम इस नजरिए से अवलोकन करें तो हम देखते हैं कि इस उपन्यास में गौड़ कथाएं या उपकथाएं ना के बराबर हैं। लेकिन विभूति नारायण राय ने इसमें एक नया प्रयोग किया है। हम इसे उपन्यास के बदलते शिल्प का एक लक्षण या विभूति जी का अभिनव प्रयोग भी कह सकते हैं कि इसमें उपकथाएं नहीं हैं। लेखक ने उपन्यास के लिए जो विषय चुना है उस विषय का सूक्ष्म विश्लेषण पूरी प्रभावशीलता के साथ किया गया है, जो कि लेखक के सृजन कौशल्य को प्रकट करता है। हिंदी समाचार जगत, बल्कि कहा जाए तो भारतीय प्रेस का उपन्यास में उपलब्ध खान पान प्रिय चेहरा अनेक पाठकों को नई जानकारियों से समृद्ध करेगा। अगर इस उपन्यास को उपन्यास के निकष पर परखा जाए तो निसंकोच कहना पड़ता है कि बहुत मनभावन भाषा और शैली की अच्छाइयों के बावजूद उपन्यास का संपूर्ण प्रभाव एक औसत कहानी का प्रभाव ही कहा जा सकता है। सच कहा जाए तो यह रचना एक कहानी को उपन्यास बना देने का एक महत्वाकांक्षी प्रयास है। इस उपन्यास का पहला अध्याय किस्सा लोकतंत्र अपने आप में एक संपूर्ण कहानी है। बाद के अध्यायों की सामग्री तो मात्र इस पहले अध्याय की कथा का विस्तार भर है। यह सच्चाई शायद विभूति जी ने भी स्वीकार कर ली है। तभी मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की पत्रिका साक्षात्कार में उनका इस उपन्यास का पहला अध्याय बजाय उपन्यास अंश लिखे जाने के एक स्वतंत्र कहानी के रूप में प्रकाशित हुआ था। यदि विभूति जी के पहले के उपन्यास शहर में कर्फ्यू को दृष्टिगत रखते हुए इस उपन्यास का मूल्यांकन किया जाए तो यह हल्का भले प्रतीत हो, लेकिन यह उपन्यास जब लिखा गया तब भारतीय राजनीति के उस युग का उपन्यास था जब अपराधी लोग राजनीति में प्रवेश कर रहे थे, अपराधियों का राजनीति में दखल बढ़ रहा था। और हमने बाद के युग में देखा कि तमाम अपराधी, तमाम ऐसे लोग जो पहले दूसरों को सुरक्षा देते रहे, दूसरों को अपने बाहुबल के सहारे नेता बनाते रहे, चुनाव लड़वाते रहे, बाद में खुद नेता बन बैठे, खुद चुनाव लड़ने लगे और खुद उस पुलिस का संरक्षण पा गए जो पुलिस उन्हें तमाम अपराधों में खोज रही थी। इस दृष्टि से यह उपन्यास एक ऐसे रचनाकार की रचना है जिसने बहुत पहले से आने वाले भारतीय राजनीति के परिदृश्य को समझ लिया था, जान लिया था और किस्सा लोकतंत्र में उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ उसे चित्रित भी किया था। धन्यवाद।